हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी क्लास होने वाली है पॉलिटी दोस्तों आज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, पॉलिटी शुरू करने से पहले हम कुछ उसके बैकग्राउंड को देखेंगे, पॉलिटी का उद्गम कैसे हुआ। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमारी सभी क्लासेस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए पॉलिटी की कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं कि पॉलिटी का आखिर उद्गम कैसे हुआ, कैसे हम पॉलिटी यानी संविधान की नींव रखें। दोस्तों पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जो बाद में वो मनुष्य आदि मानव कहलाया। जो आदि मानव थे दोस्तों, कच्चा मांस खाते थे और वो जानवरों की तरह रहते थे। बाद में इन आदि मानव ने आविष्कार किया, जो आग, पहिया, धातु और कुछ औजारों की उन्होंने खोज की। दोस्तों, जब आग की खोज की तो उन्होंने आग से पका हुआ भोजन बनाना सीख लिया। धातु खोज की, तांबा, कांसा, उनसे हथियार बनाने सीख लिए, औजार, और इन औजारों के माध्यम से उन्होंने खेती करना सीख लिया। दोस्तों, जब उन्होंने खेती करना सीख लिया तो खेती के साथ साथ उन्हें निवास भी चाहिए, क्योंकि खेती दोस्तों एक जगह रहकर ही कर सकते हैं। तो उन्होंने निवास दिखा। दोस्तों, जब वो खेती कर रहे थे तो कुछ उनका अधिशेष हो जा रहा था, मतलब कुछ बच जा रहे थे, तो उनका उन्होंने सुरक्षा करना शुरू कर दिया और उनको बेचकर कुछ संपत्ति वितरण कर लिया आपस में। और संपत्ति वितरण के दौरान कुछ उनसे लड़ाई झगड़े होने लगे, हमको कम ज़्यादा की समस्या आने लगे। दोस्तों, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक व्यवस्था लाई गई, जिसे राज्य कहा गया। राज्य क्या होता है दोस्तों? तो राज्य जहाँ पर भूमि, जनसंख्या और सरकार उपस्थित हो, वह राज्य कहलाता है। राज्य हमारा देश भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, क्योंकि राज्य का मतलब होता है जहाँ पर भूमि, जनसंख्या और सरकार प्रेजेंट हो। दोस्तों, अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें एक दस्तावेज चाहिए था, क्योंकि जबान से कुछ नहीं होगा दोस्तों, एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए। उस लिखित दस्तावेज को हमने संविधान कहा। और ये संविधान क्या होता है दोस्तों? तो किसी भी राज्य की नीति शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज को संविधान कहते हैं। मतलब कोई भी राज्य है दोस्तों, उसको नीतिगत पूरे कानून के साथ एक व्यवस्थित ढंग से संचालन करने की नीति दस्तावेज जो है वो संविधान कहलाती है। दोस्तों, जो संविधान का निर्माण है, संविधान हमारा एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ है। संविधान की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबा समय लगा हुआ है। उस लंबे समय को शुरू से लेकर अंत तक हम देखेंगे कि आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किस प्रोसेस में हुआ। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं संविधान का संवैधानिक विकास, जो 1773 से लेकर 1950 तक चला। 1773 से 1950 तक दोस्तों, इस बात को आप इतिहास में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहीं पर आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। एक क्रम हमने बताया कि किस तरह से एक एक दस्तावेज आते गए और इन दस्तावेजों का क्रम से आना संविधान की ओर बढ़ता चला गया। इसमें पहले हमारा आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, 1774 पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 में चार्टर एक्ट, 1833 में चार्टर एक्ट सेकेंड, 1853 में अगेन चार्टर एक्ट। दोस्तों, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक क्रम से दिया गया है, देख लीजिए। 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट। दोस्तों, एक बात बता दें, ये जो चार्टर एक्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये सब चार्टर एक्ट आते हैं। और जब चार्टर एक्ट समाप्त हुआ तब हमारा शुरू हुआ भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार के अधीन आता है। तो ये शुरू भारत शासन अधिनियम 1858, ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत है सभी। 1861 ये भी भारत शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत है, लेकिन इसे मार्लियामेंटो एक्ट भी कहा जाता है। 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और लास्ट 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आया। दोस्तों ये जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम एक्ट, ये जो सभी अधिनियम आए, इन सब की भी नींव कहाँ से रखी गई, इसको देखते हैं। दोस्तों सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा। कहाँ भेजा? पूर्व में, पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए भेजा। इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए भेजा और वो चले गए इंडिया। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों 15 साल की अनुमति थी कि नहीं, तुम 15 साल तक जाओ और वहाँ व्यापार करो, लेकिन इनका इरादा कुछ और था दोस्तों ये आए और 17 जून 1757 को इन्होंने प्लासी का युद्ध किया, जो बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? तो क्लाइव ने किया, जिसमें क्लाइव विजयी हुआ। फिर अगेन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो बंगाल, अवध और मुगल इन तीनों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई और इनके जो अध्यक्ष थे हेक्टर मुनरो थे। दोस्तों जब ये हेक्टर मुनरो युद्ध में जीत चुके थे बक्सर का युद्ध, तो इन्होंने क्लाइव को बुलाया, क्योंकि क्लाइव एक समझदार व्यक्ति था और वह कूटनीति में माहिर था। एक साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक साल बाद उन्होंने बुलाया इस युद्ध के दौरान, और 1765 में उन्होंने इलाहाबाद की संधि की क्लाइव के द्वारा। और क्लाइव ने क्या किया? एक शासन लाया जिसे बंगाल का द्वैध शासन कहते हैं दोस्तों, बंगाल का द्वैध शासन। इस द्वैध शासन के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों? इस द्वैध शासन के अंतर्गत दो कार्य किए गए, जिसमें एक दीवानी अधिकार बनाया गया और एक नवाब। दीवानी अधिकार में क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आय की संपत्ति दे दी गई, मतलब जो आय के कार्य होंगे, जिनसे इनकम स्रोत है, जिसमें रुपया पैसा है, उसको कौन देखेगा? तो उनको दीवानी अधिकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। और जहाँ पर व्यय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा होगी, और जहाँ पर पैसे खर्च होने वाली चीज़ें, वो नवाबों को दे दिया गया। तो नवाब तो पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कौन पैसा मिल नहीं पाता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, तो पब्लिक नवाब को ही बुरा समझती थी। और दोस्तों जो ये डुअल सिस्टम है, द्वैध शासन है, जो क्लाइव के द्वारा लागू हुआ, इसका बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने इसका समापन कर दिया था दोस्तों। और जो डुअल सिस्टम है, इनका यदि पूछा जाए कि डुअल सिस्टम का जनक कौन था, तो लियोनस कार्टियर डुअल सिस्टम का जनक था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे भारत आई थी क्या करने? व्यापार करने, लेकिन करने क्या लगी? राजनीति। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने लगी राजनीति। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने एक एक्ट भेजा, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है 1773 में। उस समय पीएम थे दोस्तों वहाँ भारत के लॉर्ड नाथ। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह का दस्तावेज है दोस्तों। अब दस्तावेजों की गिनती यहाँ से शुरू हो चुकी है, जो संविधान निर्माण में योगदान देती हैं। और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो बंगाल गवर्नर जो पहले हुआ करते थे, उन बंगाल गवर्नरों को अब चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब फर्स्ट बंगाल का गवर्नर कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड क्लाइव था। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स था दोस्तों इसी रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1774 ईस्वी में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब बना? कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना गया दोस्तों। इसकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो एलिजा एम्प्रे थी। 1/3 का कॉम्बिनेशन था, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्प्रे और 3 अन्य सदस्य। दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उन्होंने कार्यकारिणी में 4 सदस्य जोड़े गए, इसमें मतलब 4 और सदस्यों को उसमें शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट एक्ट आता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में दोस्तों जो हमारी क्या कहते हैं इंग्लैंड सरकार थी, वो आई थी तो व्यापार करने, लेकिन करने क्या लगी? राजनीति। मतलब इसके कार्य क्या हो गए? 2 हो गए। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट आई, जो कार्य को दोनों बांटने लगी।
कि आई भेजा गया था व्यापार करने के लिए और करने लगी राजनीतिक कार्य। तो इस यहाँ पर दो कार्य हो गए, तो दोनों कार्यों को बांटने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आई। उस समय पीएम थे दोस्तों विलियम पिट, ब्रिटिश पीएम। और राजनीतिक कार्य में किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिया गया, मतलब जो भी कंट्रोल होंगे वो किसके पास होंगे, बीओसी। और व्यापारिक कार्य के लिए डायरेक्टर बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दोस्तों जो बीओसी और बीओडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका समापन कब हुआ दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत हुआ भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शुरू करते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आया और ये एक्ट दोस्तों पहली बार इस चार्टर एक्ट ने शिक्षा पर खर्च किए, जो सालाना 1 लाख रुपए खर्च किया उन्होंने। और यहाँ पर दोस्तों जो मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन, मतलब चाय और चीन का व्यापार तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा सभी को छोड़कर व्यापार को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर ईसाइयों के द्वारा धर्म प्रचार की अनुमति भी दे दी गई। ईसाई मशीनरी को अनुमति दी गई कि नहीं, जाओ तुम अपना इंडिया में धर्म का प्रचार करो। ठीक 20 साल बाद दोस्तों 1813 के 1833 में अगेन चार्टर एक्ट आया। और यहाँ पर क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे हमने भारत का गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया। और पूछा जाए भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो फर्स्ट था विलियम बेंटिंग। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से समाप्त कर दी गई, क्योंकि जो 1813 में जो चाय और चीन को छोड़कर था, और यहाँ पर चाय और चीन के साथ सभी को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर कानून आयोग बनाया गया, विधि आयोग, जिसकी स्थापना किसने की, तो मैकाले ने की। दोस्तों 1833 में चार्टर एक्ट में ही कहा गया था कि दास प्रथा का हम अंत कर देंगे, लेकिन दोस्तों हो नहीं पाया था। लेकिन यदि पूछा कि दास प्रथा का अंत करने की बात कब की गई थी, तो 1833 में चार्टर एक्ट में ही किया गया था। और लेकिन लास्ट में इसका उन्मूलन कब हुआ, तो 1843 में एलिनबरो के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया दास प्रथा का। नेक्स्ट थर्ड चार्टर एक्ट देखते हैं दोस्तों। 1853 में अगेन 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट, जिसमें सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता रखी गई। और ये दोस्तों चार्टर एक्ट का अंतिम चार्टर था। अंतिम चार्टर क्यों था दोस्तों, कि 1853 चार्टर एक्ट के दौरान ही 1857 की भीषण क्रांति हो गई थी, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब शुरू हो गया हमारा भारत शासन अधिनियम 1858, 5 साल बाद। और इस समय जो महारानी थी इंग्लैंड की विक्टोरिया, इन्होंने एक घोषणा पत्र भेजा जिसे इलाहाबाद घोषणा पत्र कहा गया। और इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया 1 नवंबर 1858 को। और जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करके कौन सा शासन लाया गया, क्राउन शासन यानी ब्रिटिश शासन लाया गया दोस्तों। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, ये भारत का गवर्नर जनरल चेंज होकर हो गया भारत का वायसराय। और भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, फर्स्ट वायसराय कौन बना, तो कैनिंग बना। भारत परिषद गठन के दौरान जो हेड होगा वो भारत का सचिव होगा, और उसमें 15 सदस्य होंगे। दोस्तों कहने के लिए भारत का सचिव है, ये नाम होगा कि भारत सचिव, लेकिन जो इसका सचिव होने वाला है वो अंग्रेजी शासन ही होने वाला है। नाम के लिए है भारत परिषद भारत शासन अधिनियम, भले ही नाम है, लेकिन वहाँ का जो अध्यक्ष हैं, लॉर्ड हैं, वो सब अंग्रेजी शासन होने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो अब हमारा आ गया है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या होगा, जो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी तो समाप्त हो चुकी है दोस्तों, और ईआईसी के अंतर्गत ही मुगल सम्राट पद था। तो अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया है, और तो इसलिए इसे भी समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि ये सब आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी सुविधाएं, जो भी व्यवस्थाएं थी, सभी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया है। और मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया गया है। नोट याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो आप बता देंगे ठीक है, गवर्नर कौन है, क्लाइव है। लेकिन पूछा बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो भी बता देंगे वारेन हेस्टिंग है। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है दोस्तों। तो दोस्तों जो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होगा वही फर्स्ट गवर्नर जनरल होने वाला है, वारेन हेस्टिंग। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो विलियम बेंटिंग। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो भी विलियम बेंटिंग होंगे।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये कैनिंग थे। मतलब जो भी व्यक्ति पहले वायसराय बनेगा या अंतिम गवर्नर जनरल बनेगा, जो भी बनेगा वही पिछला भी रहा होगा। यानी यदि पहले वायसराय बना है तो जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही कैनिंग ही रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया, विभागीय प्रणाली शुरू की गई। इसमें जेम्स विल्सन एक थे, इन्होंने बजट का प्रस्तुत किया। मतलब पहली बार बजट कब प्रस्तुत हुआ दोस्तों? तो 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जेम्स विल्सन द्वारा बजट पहली बार पेश किया गया और यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1892 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नया एक्ट आया, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1909 का एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया। मार्ले कौन था दोस्तों? तो मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो कौन था? तो मिंटो वायसराय थे। ये कहने के लिए भारत के सचिव थे दोस्तों, हम बताएं यह एक अंग्रेजी हुकूमत थी। और यहाँ पर दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है दोस्तों कि यदि मुसलमान है तो मुसलमान को ही वोट देगा, हिंदू है हिंदू को ही वोट देगा, जो कि एक धर्म से रिलेटेड हो गया, जो कि एक खतरनाक चीज़ थी। इसी बात को मिंटो साहब जो वायसराय थे उन्होंने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। मतलब ये बहुत ख़राब चीज़ है जो हम धर्मवाद कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों कार्यकारिणी में फर्स्ट भारतीय, और यहाँ पर दोस्तों 1919 में पहला भारतीय कार्यकारिणी में शामिल हुआ, जो थे सत्येंद्र सिन्हा जी, और वो विधि सदस्य के रूप में चुने गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहीं पर 1919 में गांधी जी ने भी इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया। और दोस्तों यहाँ पर पहली बार 1909 में ही बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब काउंटर क्वेश्चन करने के लिए अधिकार यहीं पर प्राप्त हुआ 1909 में। नेक्स्ट आता है दोस्तों 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट अधिनियम। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें जो भारत के सचिव थे वो मॉन्टेग्यू थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे। और दोस्तों यहाँ पर प्रांतीय रूप से द्वैध शासन की व्यवस्था फिर से शुरू की गई, जिसमें दो विषय थे, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित में दोस्तों आय वाली व्यवस्था और व्यय, यहाँ पर भी दोस्तों वही पुराना नियम था। बस दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये दोस्तों केवल नाम बदले हैं और काम अभी भी अंग्रेजी हुकूमत ही कर रही है। देख रहे हैं यहाँ पर भी जो आय की संपत्ति थी वो कार्यकारिणी परिषद को मिले। मतलब जहाँ पर इनकम है, राजस्व, वित्त, पुलिस, जो भी जहाँ पर भी इनकम है उनको आरक्षित कर दिया गया। हस्तांतरित जो भी खर्च करने वाले व्यक्ति हैं, मंत्री, शिक्षा, स्वास्थ्य है, वो सब हस्तांतरित कर दिए गए। और दोस्तों 1919 में ही पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों केंद्र। दोस्तों केंद्र में जो आज का संसद, वहाँ पर द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई, जो दो रूपों में हुआ, एक राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और एक केंद्रीय विधानसभा कंट्रोल लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली कितने 145 सदस्य थे जो 3 वर्षों के लिए थे, और जो राज्य परिषद था उसमें 60 सदस्य चुने गए और वो भी 5 साल के। दोस्तों लोक सेवा का गठन जो हुआ इसी के अंतर्गत हुआ, और ये किसके सिफारिश पर हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई यहाँ पर, और वो ली आयोग के द्वारा पीएससी की यहाँ स्थापना हुई दोस्तों। 1926 में पीएससी की स्थापना हुई ली आयोग के द्वारा, और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सर रॉस बर्कर। दोस्तों यह जो पीएससी है यही बाद में 1950 में बाद में यूपीएससी का रूप ले लेती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। दोस्तों 10 वर्ष बाद समीक्षा होगी इस अधिनियम। मतलब जो दोस्तों ये हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, इसी के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है, इसी के अंतर्गत कहा गया है कि इस अधिनियम की हर 10 साल बाद क्या होगी? समीक्षा होगी कि हाँ मतलब कैसा चल रहा है, इसके अंतर्गत सही चल रहा है कि नहीं। और 1919 एक्ट को 1919 जो एक्ट था वो लागू कब हुआ? 1921 में दोस्तों।
दोस्तों ये थी आपकी क्लास। सॉरी दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप सभी लोग शेयर